कल्पना करो, तुम एक दिन सुबह उठो और पता चले हिंदुस्तान का बादशाह बदल चुका है। ना कोई चुनाव, ना कोई खबर, बस रात में तलवार चली और इतिहास बदल गया। मुगल काल का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। हर बेटे के दिल में एक ख्वाब है और हर ख्वाब के पीछे एक साजिश। कभी एक बाहरी हमलावर तो कभी अपना ही खून। ये वही दौर है जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो चाहे यूपीएससी हो या एसएससी हो या कोई भी एग्जाम। इस वीडियो में हम बोरिंग किताबों से निकलकर इसको एक मूवी की तरह समझेंगे, ताकि जब एग्जाम में मुगल काल से प्रश्न आए तुरंत आपको ब्रेन बोर्ड भाई याद आ जाए। सबसे पहले ये समझते हैं, दिल्ली सल्तनत की जड़ किसने उखाड़ी। जब दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश का राजा इब्राहिम लोधी राज कर रहा था, उधर दूर फरगना उज्बेकिस्तान में कोई भारत पर हमले की तैयारी कर रहा था। जी हां, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को उज्बेकिस्तान की फरगना घाटी में हुआ था। कैसे हो दोस्तों, मैं हूं बाबर। मेरे पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद मैंने सिर्फ 12 साल की उम्र में गद्दी संभाली है। हालांकि उसकी राजशाही खतरे में थी, क्योंकि उसके कई चाचा और रिश्तेदार उसे गिराने की साजिश कर रहे थे। इस संघर्ष में हारने के बाद बाबर फरगाना से भाग गया और कुछ समय अफगानिस्तान में बिताया। समरकंद जीतने के कई असफल प्रयासों के बाद बाबर को यह समझ आ गया था कि मध्य एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करना आसान नहीं है। उधर उज्बेक शासक शैबानी खान लगातार उसकी ताकत को चुनौती दे रहा था। ऐसे में बाबर ने अपनी रणनीति बदली और उसकी नजरें अब हिंदुस्तान की ओर टिक गईं। भारत उस समय राजनीतिक रूप से कमजोर था। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसके अपने ही अमीर और सूबेदार नाराज थे। दोस्तों, मैं हूं पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी। मैंने और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने एक साजिश रची है। हमने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दे दिया है। बाबर इसको हरा के हमें यहाँ का राजा बना देगा। यही वो मौका था जिसका बाबर इंतजार कर रहा था। 1526 ईस्वी, इतिहास का एक निर्णायक साल। पानीपत का प्रथम युद्ध। एक तरफ था इब्राहिम लोदी, लगभग 1 लाख सैनिक और 1000 हाथियों की विशाल सेना के साथ। दूसरी तरफ बाबर, मात्र 12-15 हजार सैनिक, लेकिन नई रणनीति और तकनीक के साथ। हम अपने साथ लाए हैं क्रुच आर्टिलरी यानी तुर्की तोपखाना। ये देखिए हमारी ताकतवर तोपें। उधर खड़े लोधी की सेना को ये नहीं पता कि हम तुलुगमा युद्ध नीति से युद्ध लड़ते हैं। तुलुगमा युद्ध नीति में हम सैन्य टुकड़ियों को घेराव के लिए विभाजित कर लेते हैं। उसने अरबा प्रणाली का इस्तेमाल किया, यानी गाड़ियों को जंजीरों से बांधकर एक डिफेंस लाइन बनाना, जिससे उसकी सेना सुरक्षित रहते हुए तोपों से हमला कर सके। आखिरकार दिन आया 21 अप्रैल 1526। पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। धूल उड़ी, तलवारें चली, चारों तरफ धमाके। भारत ने पहली बार इतने बड़े लेवल पर बारूद उड़ता देखा। भयंकर युद्ध हुआ। पूरे भारत को पता चला बाबर आया है। तोपों की आवाज और धुएं से लोधी की सेना घबरा गई। हाथी बेकाबू हो गए और अंततः इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। इस एक जीत के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई, मुगल साम्राज्य। दोस्तों, मुझे लगा था पानीपत के युद्ध के बाद पूरा भारत मेरे अधीन होगा, मगर अभी एक बड़ी चुनौती बाकी है। मेवाड़ में एक राजपूत राजा है जिसका नाम राणा सांगा है। वो पूरे राजपूत संघ का नेतृत्व कर रहा है। अब मुझे मेवाड़ पे हमला करना होगा। चलिए अब राणा सांगा को तोपों का मजा चखाते हैं। 1527 में होता है खानवा का युद्ध, जिसमें एक साइड था बाबर और दूसरी साइड राणा सांगा। क्योंकि दोनों तरफ की ताकतें बहुत बड़ी थीं, तो युद्ध भयानक होने वाला था। कहा जाता है कि इस युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद का नारा दिया और शराब छोड़ने की कसम खाई। दोस्तों, आज का युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं है। आज तय होगा कि इतिहास किसका नाम याद रखेगा। या तो हम जीतकर हिंदुस्तान पर राज करेंगे
या फिर इसी मैदान में मिट जाएंगे। और साथियों, ये लड़ाई आम नहीं है, ये काफिरों के विरुद्ध जिहाद की जंग है। और मैं बाबर आज से शराब को हाथ न लगाने की कसम खाता हूँ। अल्लाहू अकबर। बाबर ने ऐसा इसीलिए बोला ताकि अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा सके और वो पूरी एनर्जी के साथ राणा सांगा के सैनिकों का सामना कर सके। युद्ध शुरू हुआ, तलवारें म्यानों से निकली, खून बहा और फिर बाबर ने चलाया अपना ब्रह्मास्त्र यानी बारूदी तोपें, जिसके सामने राणा सांगा के सैनिक डगमगा गए। अंततः राणा सांगा को हार माननी पड़ी। इस जीत ने बाबर को सिर्फ दिल्ली का शासक नहीं बल्कि हिंदुस्तान का वास्तविक सम्राट बना दिया। लेकिन इसके रास्ते में दो बड़ी चुनौतियां अभी बाकी थीं, राजपूतों का बचा हुआ प्रतिरोध और अफगानों की दोबारा उभरती ताकत। 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध। खानवा के बाद भी राजपूत पूरी तरह शांत नहीं हुए थे। मालवा क्षेत्र में मेदिनी राय एक मजबूत राजपूत शासक था जिसने चंदेरी को अपना गढ़ बना रखा था। बाबर समझ चुका था कि अगर राजपूत शक्ति को पूरी तरह नहीं तोड़ा गया तो उसकी सत्ता कभी स्थिर नहीं होगी। इसलिए 1528 में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया। मेदिनी राय ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन बाबर की सेना और उसकी रणनीति के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए। जब हार निश्चित हो गई तब राजपूतों ने अपनी परंपरा के अनुसार जौहर और साका किया। दोस्तों, चंदेरी की जीत के बाद राजपूतों की संगठित शक्ति लगभग खत्म हो गई। बाबर का मध्य भारत पर पूरा कंट्रोल हो गया। अगले ही साल यानी 1529 में होता है घाघरा का युद्ध। अब बची थी सबसे ट्रिकी चुनौती, अफगान सरदार जो पहले लोदी वंश के समय सत्ता में थे और फिर से ताकत जुटा रहे थे। बिहार और बंगाल क्षेत्र में कई अफगान नेता इकट्ठा हो गए थे। उनमें सबसे प्रमुख था महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था। इन्होंने बाबर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1529 में घाघरा नदी के किनारे बाबर और अफगानों के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। बाबर ने यहां भी अपनी तोपखाना यानी आर्टिलरी और रणनीति का बेहतरीन उपयोग किया। बाबर ने अपनी सेना को इस तरह तैनात किया कि अफगानों को चारों तरफ से दबाव में ला दिया। ये युद्ध नदी के किनारे लड़ा गया, इसलिए पोजीशनिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। अंततः अफगान हार गए और महमूद लोदी को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। बाबर ने केवल युद्ध जीतकर ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव नहीं रखी, बल्कि अपने पीछे ऐसी ऐतिहासिक जानकारी भी छोड़ी जो आज हमें उस समय के भारत को समझने में मदद करती है। बाबर एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ लेखक और प्रकृति प्रेमी भी था। दोस्तों, ये देखो, मैं अपनी आत्मकथा लिखवा रहा हूँ। इसका नाम मैं तुझके बाबरी रखूंगा। ये तुर्की भाषा में लिखी जा रही है। ये फैक्ट याद रखना, क्योंकि कभी कभी सीधा यही पूछ लेते हैं। दोस्तों, बाबर की आत्मकथा को बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। बाद में अकबर के शासनकाल में अब्दुर रहीम खाने खाना ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। बाबरनामा केवल बाबर के जीवन की कहानी नहीं है, बल्कि उस समय की राजनीति, युद्ध, समाज, प्रकृति और भारत की आर्थिक स्थिति का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों, अब मैं अपनी आत्मकथा के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। मैंने आत्मकथा में भारत का काफी विस्तार से वर्णन किया है। मैंने लिखा कि भारत एक बहुत ही धनी और समृद्ध देश है, जहां सोना, चांदी और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। मैं भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों से काफी प्रभावित हूं, इसलिए भारत को कारीगरों का देश लिखा है। उसने यहाँ की उपजाऊ भूमि, खेती और व्यापार की भी प्रशंसा की। हालांकि बाबर को भारत की जलवायु और यहाँ की गर्मी पसंद नहीं थी, फिर भी उसने माना कि भारत आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र है। बाबरनामा में भारतीय वनस्पतियों, पेड़ों और फलों का भी उल्लेख मिलता है। विशेष रूप से बाबर ने आम की बहुत प्रशंसा की और उसे भारत का महत्वपूर्ण फल बताया। इसी कारण कई इतिहासकार कहते हैं कि बाबर ने आम को विशेष महत्व दिया था। इसके अलावा गंगा नदी का भी उल्लेख बाबरनामा में मिलता है, जिससे पता चलता है कि बाबर ने भारत की भौगोलिक स्थिति का भी गहराई से अध्ययन किया था। बाबर कला और चित्रकला में भी रुचि रखता था। उसकी आत्मकथा में फारस के प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद का उल्लेख मिलता है, जिसे उस समय फारसी चित्रकला का महान कलाकार माना जाता था। बाबर अपने साथ मध्य एशिया और फारस की सांस्कृतिक परंपराएं भी भारत लेकर आया। इन्हीं में से एक थी चार बाग शैली,
इस शैली में बागों को 4 भागों में विभाजित किया जाता था और उनके बीच पानी की नहरें तथा फव्वारे बनाए जाते थे। बाबर को बाग बगीचों से अत्यधिक प्रेम था और उसने भारत में कई उद्यान बनवाए। आगरा में उसके द्वारा बनवाया गया आराम बाग भारत का प्रारंभिक मुगल उद्यान माना जाता है। ये फारसी शैली की उद्यान कला का सुंदर उदाहरण था। दोस्तों, ये देखो, मैं भारत में मस्जिदों का निर्माण भी करवा रहा हूँ। ऐसी मैं 3 मस्जिद बनवाऊंगा, संभल, पानीपत और अयोध्या। इन 3 जगह पर मस्जिदें बनवा रहा हूँ। इन जगहों के नाम याद रखना। बाबर के शासनकाल में वास्तुकला में मध्य एशियाई और फारसी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। हालांकि बाबर का शासनकाल लंबा नहीं रहा, फिर भी उसने मुगल स्थापत्य और उद्यान कला की बुनियाद रख दी थी, जिसे आगे आने वाले शासकों ने और विकसित किया। लगातार युद्धों और अभियानों के कारण बाबर का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा और अंततः 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु आगरा में हुई थी। प्रारंभ में उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में उसकी इच्छा के अनुसार उसके शव को काबुल ले जाकर दफनाया गया। आज भी काबुल में बाबर का मकबरा मौजूद है। बाबर के 4 प्रमुख पुत्र थे: हुमायूं, कामरान, आस्करी और हिंदाल। दोस्तों, ये हैं बाबर का पुत्र हुमायूं, जो अपने अब्बू को दफना के आ रहा है। मैं हूँ हुमायूं। अभी 1530 ईस्वी का समय है। अब मुगल राज की गद्दी मैं संभालूंगा। दोस्तों, हुमायूं शब्द का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही रही कि जिसका नाम भाग्यशाली था, उसका जीवन लगातार संघर्षों, हार, निर्वासन और वापसी की कहानी बन गया। कहा जाता है कि मृत्यु से पहले बाबर ने हुमायूं को सलाह दी थी कि अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना और साम्राज्य को बराबर बांटना। हुमायूं ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने अपने भाई कामरान मिर्जा को काबुल और कंधार दे दिया, हिंदाल मिर्जा को मेवात और अस्करी मिर्जा को उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सौंप दिया। सुनने में यह फैसला उदार लग सकता है, लेकिन यही बंटवारा आगे चलकर मुगल सत्ता की सबसे बड़ी कमजोरी बना। अब साम्राज्य एक मुट्ठी में नहीं, बल्कि 4 दिशाओं में बिखर चुका था। हुमायूं ने सत्ता संभालते ही अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत की। 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर अभियान चलाया। बुंदेलखंड के मजबूत किलों पर मुगल सेना ने चढ़ाई की। ढोल नगाड़ों के बीच सैनिक आगे बढ़े, तलवारों की धार चमक रही थी और युद्ध के मैदान में धूल का तूफान उठ रहा था। इसके बाद 1532 में हुमायूं ने चुनार की ओर रुख किया। चुनार का किला उस समय शेर शाह सूरी यानी शेर खान सूरी के प्रभाव में था। हुमायूं ने किले का घेरा डाल दिया, लेकिन शेर खान बहुत चालाक था। वो सीधे लड़ने के बजाय चुनार छोड़कर बंगाल की ओर निकल गया। हुमायूं समझ ही नहीं पाया कि उसका असली दुश्मन धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसी दौरान 1532 में दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को हराया, लेकिन ये जीत स्थायी नहीं थी। 1535 में हुमायूं ने गुजरात अभियान चलाया। मुगल सेना तेजी से आगे बढ़ी और गुजरात पर अधिकार कर लिया। लेकिन समस्या ये थी कि हुमायूं जीत तो हासिल कर लेता था, पर उन्हें स्थायी रूप से संभाल नहीं पाता था। उसकी यही कमजोरी शेर खान के लिए सबसे बड़ा अवसर बन गई। दोस्तों, हुमायूं को लगता है कि मेरा चुनार छोड़ देना उसकी जीत थी, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। मैं बिहार और बंगाल में अपनी शक्ति मजबूत कर रहा हूँ। मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। हुमायूं की तो मैं ऐसी गेम बजाऊंगा कि वो मुझे रात को उठ उठकर याद करा करेगा। फिर आया 1539 ईस्वी, चौसा का युद्ध। ये युद्ध बिहार में कर्मनाशा नदी के किनारे लड़ा गया। एक तरफ हुमायूं की मुगल सेना थी, दूसरी ओर शेर शाह सूरी की अफगान सेना। रात के अंधेरे में युद्ध की तैयारियां चल रही थीं। सैनिक तलवारों पर धार लगा रहे थे, घोड़े बेचैन होकर जमीन कुरेद रहे थे और दूर अलाव की आग में चमकते हथियार आने वाले तूफान का संकेत दे रहे थे। युद्ध शुरू हुआ और शुरुआत से ही सूरी की सेना मुगल सेना पर भारी पड़ने लगी। मुगल सेना में हड़कंप मचा और बुरी तरह बिखर गई। हुमायूं खुद पीछे हटता गया। हुमायूं युद्ध के मैदान से भागने लगा। सामने उफनती नदी थी और पीछे शेर शाह की सेना उसका पीछा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब मुगल साम्राज्य यहीं समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये लोग पीछा नहीं छोड़ रहे।
और सामने नदी आ गई है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हार के बाद अफगान सैनिकों से घिर जाने के कारण हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए घोड़े समेत गंगा नदी में कूद गए। तभी एक भिश्ती, निजाम भिश्ती ने अपनी मशक के सहारे हुमायूं को नदी पार करवाई और उसकी जान बचाई। कहा जाता है कि बाद में हुमायूं ने उसे एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बनाया। उसे एक दिन का बादशाह कहा गया। इस एक दिन के दौरान निजाम भिश्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए। इन घटनाओं का उल्लेख हुमायूं नामा में मिलता है, जिसे हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। लेकिन मुगलों की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुईं। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। एक बार फिर हुमायूं और शेरशाह सूरी आमने सामने थे। इस बार शेरशाह ने पूरी तैयारी कर रखी थी। अफगान सेना ने इतनी भीषण टक्कर दी कि मुगल सेना टूट गई। हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा और इसी के साथ पहली बार भारत में मुगल शासन समाप्त हो गया। अब हुमायूं एक भटकते हुए शासक में बदल चुका था। कभी रेगिस्तान, कभी पहाड़, कभी भूख, कभी विश्वासघात। इसी संघर्ष के दौरान उसने सिंध के रास्ते अमरकोट के राजा राणा प्रसाद ऑफ अमरकोट के महल में शरण ली। वहीं उसकी पत्नी हमीदा बानू बेगम के गर्भ से 1542 में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अकबर। उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि रेगिस्तान में जन्मा यही बच्चा आगे चलकर भारत का सबसे महान मुगल सम्राट बनेगा। 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि कालिंजर के किले में बारूद विस्फोट के दौरान उसकी मौत हुई। उसके बाद सूरी साम्राज्य कमजोर होने लगा। उसका उत्तराधिकारी सिकंदर सूरी उतना योग्य नहीं था। यही मौका था जिसका हुमायूं वर्षों से इंतजार कर रहा था। 1545 में हुमायूं ने दोबारा काबुल पर अधिकार कर लिया। अब उसके साथ था उसका सबसे भरोसेमंद सेनापति बैरम खान। धीरे धीरे मुगल सेना फिर मजबूत होने लगी। फिर आया 1555 का मच्छीवाड़ा का युद्ध। एक ओर हुमायूं और बैरम खान थे, दूसरी ओर सिकंदर सूरी और उसके सेनापति तातार खान। तलवारों की टक्कर, घोड़ों की दौड़ और युद्ध के नारों के बीच मुगल सेना आगे बढ़ी और जीत हासिल की। इसके तुरंत बाद 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ। इस बार भी हुमायूं विजयी रहा। लगभग 15 साल बाद मुगलों ने दोबारा दिल्ली की गद्दी हासिल कर ली। मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना हो चुकी थी। हुमायूं ने अपने बेटे अकबर को पंजाब का गवर्नर बनाया और बैरम खान को उसका संरक्षक नियुक्त किया। लेकिन इतिहास को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1556 ईस्वी में दिल्ली के पुराना किला स्थित दीन पनाह भवन की लाइब्रेरी में हुमायूं सीढ़ियों से उतर रहा था। कहते हैं कि उसी समय अजान की आवाज सुनकर वो जल्दी में उठा। उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से गिर पड़ा। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, मरने से पहले दिल्ली में उसने दीन पनाह नामक एक नई नगर की स्थापना शुरू की थी। यही दीन पनाह आगे चलकर पुराना किला कहलाया। आज भी दिल्ली में मौजूद ये किला हुमायूं की अधूरी मगर महत्वाकांक्षी सोच की कहानी सुनाता है। दोस्तों, मैं हूं अकबर। मैं मात्र 1556 में 13 वर्ष का था जब मैंने गद्दी संभाली थी। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जबकि बचपन में उसे बदरुद्दीन कहा जाता था। उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में हुआ था। उस समय उसके पिता हुमायूं शेरशाह सूरी से हारकर भटक रहे थे। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक किया गया। अकबर के राज्याभिषेक के समय वास्तविक सत्ता उसके संरक्षक और सेनापति बैरम खां के हाथों में थी। उसी समय दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने के लिए एक शक्तिशाली व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ रहा था, हेमू। हेमू आदिल शाह सूरी का सेनापति था और लगातार 22 युद्ध जीत चुका था। उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। इतिहास में उसे दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। अब मुगलों और हेमू के बीच निर्णायक युद्ध होना तय था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। एक तरफ बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना थी और दूसरी तरफ हेमू की विशाल सेना।
युद्ध के दौरान हेमू की आंख में तीर लग गया और वो बेहोश होकर हाथी पर गिर पड़ा। इसके बाद उसकी सेना बिखर गई और मुगलों की विजय हुई। इस युद्ध ने भारत में मुगल सत्ता को दोबारा स्थापित कर दिया। 1556 से 1560 तक शासन का वास्तविक नियंत्रण बैरम खां के पास था। उसे खाने खाना की उपाधि मिली हुई, लेकिन जैसे जैसे अकबर बड़ा हो रहा था वो स्वयं शासन चलाना चाहता था। दूसरी ओर बैरम खां दरबार के अन्य अमीरों की उपेक्षा करता था, जिससे कई लोग उससे नाराज थे। आखिरकार 1560 में अकबर और बैरम खां के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। अकबर ने बैरम खां को 3 विकल्प दिए। पहला, कालपी और चंदेरी की सूबेदारी स्वीकार करो। दूसरा, शाही गुप्त विभाग का प्रमुख बन जाओ। तीसरा, मक्का की हज यात्रा पर चले जाओ। बैरम खां ने हज यात्रा का विकल्प चुना, लेकिन रास्ते में उसने विद्रोह कर दिया। इसके बाद पंजाब के तलवाड़ा नामक स्थान पर अकबर और बैरम खां के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजयी रहा। हारने के बाद बैरम खां ने आत्मसमर्पण कर दिया और अकबर ने उसे माफ कर दिया। इसके बाद वह हज यात्रा के लिए निकल पड़ा, लेकिन गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां लोहरी ने उसकी हत्या कर दी। बाद में अकबर ने बैरम खां के बेटे अब्दुल रहीम को अपने दरबार में स्थान दिया, जो आगे चलकर अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1560 से 1562 के बीच का समय मुगल इतिहास में पेटीकोट सरकार कहलाता है। इस दौरान शासन पर हरम और महिलाओं का प्रभाव बढ़ गया था। माहम अनघा, जीजी अनघा, आदम खां, मुनीम खां और हमीदा बानो बेगम जैसे लोग सत्ता पर प्रभाव रखते थे, लेकिन अकबर अब किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता था। 1562 में आदम खां ने दरबार के महत्वपूर्ण मंत्री अतगा खां की हत्या कर दी। इससे क्रोधित होकर अकबर ने आदम खां को आगरा किले से नीचे फेंकवा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी घटना के बाद अकबर ने पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली। दोस्तों, मैंने कुछ सामाजिक और प्रशासनिक सुधार भी किए हैं जिनको आप एग्जाम के लिए याद रखना। अकबर ने गुलाम प्रथा को सीमित करने का ट्राई किया और जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया और 1564 में जजिया कर भी खत्म कर दिया गया। ये वही कर था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। अकबर ने वतन जागीर देने की व्यवस्था शुरू की ताकि राजपूत शासक मुगल सत्ता से जुड़े रहें। उसने विवाह की न्यूनतम आयु भी तय की, लड़कों के लिए 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। उसने सती प्रथा रोकने का भी प्रयास किया। दोस्तों, मेरी धार्मिक नीति ही मेरी सबसे बड़ी विशेषता है। 1575 में मैंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। यहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच चर्चा होती है। यहाँ मैं मुस्लिम, हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई विद्वानों को बुलाता हूँ। 1578 में अकबर ने एक विशाल धार्मिक सभा आयोजित की, जिसमें सभी धर्मों के विद्वानों ने भाग लिया। इन बहसों के बाद अकबर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी एक धर्म को पूरी तरह श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। इसी सोच के कारण 1579 में मजहर की घोषणा की गई, जिसे शेख मुबारक नागौरी ने लिखा था। इस घोषणा के अनुसार धार्मिक मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अकबर को प्राप्त हो गया। इसके बाद 1582 में अकबर ने दीने इलाही नामक नया धर्म शुरू किया। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। रविवार को पवित्र दिन माना जाता था। बीरबल एकमात्र प्रमुख हिंदू था जिसने इस धर्म को स्वीकार किया, हालांकि ये धर्म अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका। अकबर के दरबार में 9 प्रमुख विद्वान थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। पहला नवरत्न था तानसेन। वो पहले रीवा के राजा रामचंद्र देव के दरबार में था। उसने ग्वालियर में संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। स्वामी हरिदास और मोहम्मद गौस के प्रभाव में उसने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। उसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि मिली। उसने ध्रुपद गायकी को विकसित किया और मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग तथा मियाँ की टोडी जैसे नए राग विकसित किए। उसका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। दूसरा रत्न था बीरबल। उसका वास्तविक नाम महेश दास था। अकबर ने उसे राजा की उपाधि दी थी। 1586 में यूसुफजई जनजाति के विरुद्ध युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। तीसरा रत्न अबुल फजल था। वो दीने इलाही का प्रधान पुरोहित था। उसने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की। आईने अकबरी का 5वां भाग अबुल फजल की आत्मकथा माना जाता है। 1602 में जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। चौथा रत्न फैजी था, जो अकबर का राजकवि था।
उसके समय में महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा के नाम से किया गया। इस कार्य में बदायूनी और नकीब खान ने सहायता की। पांचवा रत्न राजा टोडरमल था, जो पहले शेरशाह सूरी के दरबार में कार्य कर चुका था। बाद में अकबर ने उसे गुजरात का दीवान नियुक्त किया। वहां उसने जब्ती प्रणाली लागू की, जिसमें भूमि की माप के आधार पर कर तय किया जाता था। 1580 में उसने दहसाला व्यवस्था लागू की, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसमें पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर कर निर्धारित किया जाता था। अगला रत्न अब्दुर रहीम खाने खाना बैरम खां का पुत्र था। वो ही चलकर जहांगीर का गुरु बना। हकीम हुकाम अकबर के दरबार का रसोइया था, जबकि मुल्ला दो प्याजा अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, आइए अब अकबर के सेना अभियानों को भी पढ़ लेते हैं। अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। 1562 में आमेर के राजा भारमल ने अपनी बेटी हरखाबाई का विवाह अकबर से किया। इसके बाद कई राजपूत शासकों ने मुगल सत्ता स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। आखिरकार 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले को घेर लिया। उस समय मेवाड़ का शासक उदय सिंह था, लेकिन वो गोगुंदा चला गया। दो बहादुर सेनापति जयमल और फत्ता किले की रक्षा कर रहे थे। युद्ध के दौरान अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से जयमल को घायल कर दिया। इसके बाद राजपूतों ने केसरिया किया। जयमल अपने भतीजे वीर कल्ला के साथ लड़ते हुए मारा गया। लंबे संघर्ष के बाद 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ जीत लिया। अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनकी मूर्तियां आगरा किले के बिल्कुल सामने लगवाईं, ताकि लोग उनकी वीरता को हमेशा के लिए याद रखें। इसी प्रकार 1572 में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। और फिर 1576 में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। एक तरफ महाराणा प्रताप थे, जिनके साथ हकीम खां सूरी, झाला बीदा और भील योद्धा थे। दूसरी तरफ मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे। युद्ध योजना मानसिंह ने तैयार की थी। महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े पर सवार होकर युद्ध लड़े। युद्ध के दौरान प्रताप घायल हो गए। तब झाला बीदा ने राज चिन्ह अपने ऊपर ले लिए, ताकि दुश्मन उन्हें महाराणा समझें। उन्होंने प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकाल दिया। झाला बीदा और हकीम खां सूरी युद्ध में मारे गए, लेकिन महाराणा प्रताप बच निकले। अकबर महाराणा प्रताप को कभी पूरी तरह पराजित नहीं कर सका। इसके बाद अकबर ने 1581 में काबुल अभियान चलाया और मानसिंह को फिर से दरबार में बुलाकर काबुल का सूबेदार बनाया। 1586 में कश्मीर, 1591 में सिंध और बलूचिस्तान, 1592 में उड़ीसा तथा 1601 में असीरगढ़ पर विजय प्राप्त की। असीरगढ़ अकबर का अंतिम प्रमुख सैन्य अभियान माना जाता है। दोस्तों, ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार अकबर को गंभीर पेचिश यानी दस्त की बीमारी हो गई थी। अपने अंतिम दिनों में वे अपने बेटे सलीम के साथ विद्रोह और पारिवारिक तनाव से भी काफी परेशान रहे। अक्टूबर 1605 उनकी मृत्यु फतेहपुर सीकरी में हुई थी। दोस्तों, मैं हूं अकबर का पुत्र जहांगीर। कुछ लोग मुझे सलीम के नाम से भी जानते होंगे। मैं 1605 में राजा बना हूं। मेरी माता का नाम हरकाबाई है, जिन्हें इतिहास में जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। ये बातें याद रखना, काम आएंगी। जब अकबर के बाद मुगल सल्तनत की गद्दी पर उसका बेटा जहांगीर बैठा, तब ऐसा लगा मानो साम्राज्य अब स्थिरता और वैभव के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। लेकिन जहांगीर का शासन सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं था। ये प्रेम, विद्रोह, राजनीति, कला, नशा, साजिश और नूरजहां जैसी शक्तिशाली स्त्री के उदय की कहानी भी था। अकबर के लंबे समय तक कोई पुत्र नहीं हुआ था। तब वो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के पास गया। संत के आशीर्वाद से जब पुत्र का जन्म हुआ, तो अकबर उसे प्यार से शेख बाबा कहकर बुलाता था। इसी कारण उसका नाम सलीम रखा गया। आगे चलकर वही सलीम जहांगीर बना, जिसका अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला। जहांगीर के गुरु थे अब्दुर रहीम खाने खानन। ये वही रहीम हैं जिनके दोहे आप आज भी पढ़ते हो। युद्ध कला, राजनीति, साहित्य और फारसी भाषा सब कुछ जहांगीर ने कम उम्र से ही सीख लिया था। जहांगीर के जीवन में कई शादियां हुईं,
लेकिन 2 शादियां इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। पहली शादी हुई मानबाई से, जिनसे उसका बेटा खुसरो मिर्जा पैदा हुआ। खुसरो को मुगल दरबार का सबसे सुंदर शहजादा माना जाता था। दूसरी महत्वपूर्ण शादी हुई जगत गोसाई से, जिनसे पैदा हुआ शाहजहां, जिसका बचपन का नाम खुर्रम था। लेकिन जहांगीर के जीवन की सबसे बड़ी कहानी अभी बाकी थी, और वो कहानी थी नूरजहां की। मेहरुन्निसा नाम की एक स्त्री, जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता पूरे मुगल दरबार में चर्चा का विषय थी। वो पहले अली कुली बेग इस्ताजलू की पत्नी थी। उसके पति की मृत्यु के बाद जहांगीर ने उससे विवाह कर लिया। मेहरुन्निसा की माता थीं अस्मत बेगम, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पहली बार गुलाब से इत्र निकालने की विधि विकसित की थी। विवाह के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नया नाम दिया, नूरजहां, यानी दुनिया की रोशनी। धीरे धीरे नूरजहां सिर्फ एक बेगम नहीं रही, बल्कि मुगल राजनीति की सबसे ताकतवर महिला बन गई। उसके भाई आसफ खान ने भी दरबार में बड़ा प्रभाव हासिल कर लिया। आगे चलकर आसफ खान की बेटी मुमताज महल की शादी शाहजहां से हुई, यानी नूरजहां ने धीरे धीरे पूरे शाही परिवार और सत्ता पर अपना प्रभाव जमा लिया। दोस्तों, अभी 1606 में एक संकट आ गया है। मुझे आपको बताते हुए भी शर्म आ रही है। मेरे ही बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया है। खुसरो पंजाब की ओर भागा और उसने गुरु अर्जन से आशीर्वाद लिया। यही घटना आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। जहांगीर को लगा कि गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही खुसरो का साथ दिया है। इसी आरोप के आधार पर गुरु अर्जन देव जी को लाहौर में गिरफ्तार किया गया। इस्लाम कबूल करने से इनकार करने के आरोप में गुरु को लाहौर में 5 दिनों तक क्रूर यातनाएं दी गईं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीरी में गुरु को मृत्यु दंड देने का आदेश देने की बात सीधे तौर पर लिखी है। उन्हें खाना पानी से वंचित रखा गया और कठोर गर्मी में रखा गया, ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। उन्हें एक लाल तपती धातु की प्लेट पर बिठाया गया और उनके नंगे शरीर पर उबलती रेत और गर्म पानी डाला गया। अपनी इन तमाम पीड़ाओं के दौरान भी गुरु प्रार्थना, सिमरन में लीन रहे और पूरी तरह से शांत व स्थिर बने रहे। उन्होंने अपने धर्म को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार कई दिनों तक लगातार असहनीय यातनाएं सहने के बाद गुरु को या तो रावी नदी के ठंडे पानी में डुबो दिया गया, या फिर यातनाओं की प्रक्रिया के दौरान ही उनका देहांत हो गया। ये घटना मुगल इतिहास और सिख इतिहास दोनों में एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ मानी जाती है। दोस्तों, खुसरो को समर्थन देने वालों में राजा मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका जैसे बड़े दरबारी भी शामिल थे, जिनको भी मृत्युदंड मिल, जिस कारण दरबार अब अंदर से टूटने लगा था। इसी दौरान भारत में यूरोपियों की एंट्री भी तेज होने लगी। 1608 में अंग्रेज अधिकारी विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। वो आगरा पहुंचा और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति चाहता था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। फिर 1615 में थॉमस रो अजमेर में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। इस बार अंग्रेज सफल हो गए और भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ये वही क्षण था जिसने आगे चलकर भारत में अंग्रेजों की जड़ें मजबूत करनी शुरू की। और इधर मेरा प्रभाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। अब मैं शाही फरमानों पर हस्ताक्षर करने लगी हूँ। सब मेरे बस में है। अब सिक्कों पे मेरा नाम छपने लगा है। यहाँ तक कि मैं झरोखा दर्शन भी करती हूँ। इतिहासकार इस पूरे दौर को नूरजहां जुंटा कहते हैं, क्योंकि अब असली शक्ति धीरे धीरे जहांगीर से निकलकर नूरजहां और उसके परिवार के हाथों में जा रही थी। दोस्तों, अभी 1622 में मेरे दूसरे बेटे खुर्रम ने विद्रोह कर दिया है। इनका तो यार डेली का हो गया है। और सच बताऊं तो इनसे होता कुछ है नहीं। ऐसे फालतू में आपका सिलेबस बढ़ा रहे हैं। बाकी इनका इलाज तो मैं अभी कर दूंगा। आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं, बस इसकी टाइमलाइन याद रखना। इस विद्रोह को जहांगीर के दूसरे बेटे परवेज मिर्जा और सेनापति महाबत खान ने मिलकर दबाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1626 में महाबत खान ने खुद विद्रोह कर दिया। उसने एक साहसी योजना के तहत जहांगीर को बंदी बना लिया। पूरे मुगल साम्राज्य में हलचल मच गई, लेकिन नूरजहां ने हार नहीं मानी। उसने राजनैतिक चालें चली, सेना संगठित की और आखिरकार जहांगीर को आजाद करवा लिया। आइए जहांगीर के समय हुए निर्माण कार्यों को देखते हैं। उसने अकबर का मकबरा, अकबर्स टूम्ब, सिकंदरा में बनवाया।
ये मकबरा बेहद अनोखा है क्योंकि इसमें विशाल मीनारें हैं लेकिन मुख्य गुंबद नहीं है। इसी दौर में ईतमादुद्दौला टूम बना जिसे बेबी ताज कहा जाता है। ये मकबरा नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा घियास बेग की याद में आगरा शहर में बनवाया था। सफेद संगमरमर, नाजुक नक्काशी और पच्चीकारी की कला, यही शैली आगे चलकर ताजमहल की प्रेरणा बनी। दिल्ली में अब्दुर रहीम खाने खानान का मकबरा आज भी मौजूद है। वही रहीम जिन्होंने जहांगीर को शिक्षा दी और जिनके दोहे आज भी लोगों की जबान पर हैं। दोस्तों, ये बात भी याद रखना कि उसके शासनकाल में तंबाकू की खेती भारत में तेजी से फैली। दोस्तों, 1627 में कश्मीर अभियान के दौरान जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसका मकबरा आज भी जहांगीर टूम में स्थित है। दोस्तों, मैं हूं शाहजहां। मैं 1628 में राजा बना। मेरे काल को मुगल स्थापत्य कला का गोल्डन एज कहा जाता है। लेकिन शाहजहां का गद्दी तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगल दरबार में उत्तराधिकार को लेकर साजिशें शुरू हो चुकी थीं। दरबार के शक्तिशाली अमीर आसफ खान ने तुरंत खुसरो के पुत्र दावर बख्श को शासक घोषित कर दिया। असल में ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी। आसफ खान जानता था कि असली शक्ति शाहजहां के हाथ में आने वाली है, इसलिए उसने दावर बख्श को केवल एक अस्थायी मोहरे की तरह इस्तेमाल किया ताकि कुछ समय के लिए सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखा जा सके। इतिहासकार इसे एक तरह से बलि का बकरा बनाना भी मानते हैं, क्योंकि जैसे ही शाहजहां की स्थिति मजबूत हुई, दावर बख्श को रास्ते से हटा दिया गया। दोस्तों, मैंने दावर बख्श की हत्या करवा दी है और अपने भाई शहरयार मिर्जा को भी निपटा दिया है। आपको तो पता ही है, हम मुगल जब एक आधे को न टपकाएं तो मजा नहीं आता। खैर, अब माहौल काफी शांत है। इस प्रकार शाहजहां ने गद्दी के सभी दावेदारों को मरवा दिया। वहीं नूरजहां, जो कभी मुगल राजनीति की सबसे शक्तिशाली महिला थीं, उन्हें राजनीति से दूर कर पेंशन देकर लाहौर भेज दिया गया। इस तरह शाहजहां ने बहुत कठोर तरीके से अपनी सत्ता को सुरक्षित किया। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से मैं दरबार में सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं बंद कर रहा हूं। सिजदा में बादशाह को झुककर प्रणाम किया जाता था, जबकि पैबोस में उसके पैरों को चूमने की परंपरा थी। शाहजहां को ये सब इस्लामी परंपराओं के विरुद्ध लगता था। इसी प्रकार अकबर द्वारा शुरू किए गए दीने इलाही संवत के स्थान पर फिर से हिजरी संवत को महत्व दिया गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि शाहजहां धार्मिक मामलों में अपेक्षाकृत अधिक रूढ़िवादी था। शाहजहां के शासनकाल की जानकारी हमें कई विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी मिलती है। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से भारत आया था। वो एक चिकित्सक था और दारा शिकोह का निजी डॉक्टर भी रहा। उसने मुगल दरबार, राजनीति और भारतीय समाज का विस्तृत वर्णन किया। जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर भी फ्रांस से आया था और वो बहुमूल्य हीरों का व्यापारी था। उसने भारत के व्यापार और शाहजहां के खजाने का उल्लेख किया। निकालो मनुची इटली से आया था और एक तोपची के रूप में मुगल सेना से जुड़ा। उसने उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार से वर्णन किया। वहीं पीटर वंडी ब्रिटेन से आया था और उसने शाहजहां के समय पड़े भीषण अकाल के बारे में लिखा। लेकिन शाहजहां को इतिहास में सबसे अधिक प्रसिद्धि उसके निर्माण कार्यों ने दिलाई। उसके शासनकाल को वास्तव में मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, ये देखो, तुम्हारा भाई आज क्या बनवा रहा है। जी हाँ, ये बन रहा है ताजमहल। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गई थी। कहा जाता है कि मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां पूरी तरह टूट गया था। इसी प्रेम की याद में उसने यमुना नदी के किनारे आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। इसका निर्माण लगभग 22 वर्षों तक चला और हजारों कारीगरों ने इसमें काम किया। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी माने जाते हैं। सफेद संगमरमर से बना ये मकबरा आज भी विश्व के 7 अजूबों में गिना जाता है और मुगल स्थापत्य कला की सर्वोच्च उपलब्धि माना जाता है। शाहजहां ने केवल ताजमहल ही नहीं बनवाया, बल्कि उसने एक नई राजधानी भी बसाई, शाहजहानाबाद, जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसी शहर में उसने भव्य रेड फोर्ट का निर्माण करवाया। लाल पत्थरों से बने इस किले के भीतर कई शानदार इमारतें बनाई गईं, जैसे दीवाने आम, जहां बादशाह आम जनता की फरियाद सुनता था, और दीवाने खास, जहां विशेष दरबारी बैठकों का आयोजन होता था।
इसी किले में शाह बुर्ज और मोती मस्जिद जैसी इमारतें भी मौजूद थीं। दीवाने खास में ही वो प्रसिद्ध पंक्ति लिखी गई थी, अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। शाहजहां में जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में गिनी जाती है। वहीं आगरा की जामा मस्जिद उसकी पुत्री जहां आरा बेगम ने बनवाई थी। जहां आरा केवल शाही राजकुमारी ही नहीं थी, बल्कि कला और नगर निर्माण में भी उसकी बड़ी भूमिका थी। कहा जाता है कि उसी ने चांदनी चौक के बाजार का डिजाइन तैयार करवाया था, जो आज भी पुरानी दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध बाजार है। शाहजहां ने अपने वैभव को दिखाने के लिए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस भी बनवाया। ये सिंहासन सोने, हीरों और बहुमूल्य रत्नों से सजाया गया था। इसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था। बाद में 1739 में नादर शाह भारत आया और उसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से ये सिंहासन छीन लिया। नादर शाह को अक्सर ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों, शाहजहां का अंतिम समय संघर्षों से भरा रहा। 1657-58 में जब वो गंभीर रूप से बीमार पड़ा, तब उसके पुत्रों दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार का भयानक युद्ध शुरू हो गया। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र था और वही उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन औरंगजेब सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। दोस्तों, 1657 में अचानक शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। पूरे साम्राज्य में खबर फैल गई कि बादशाह अब ज्यादा दिनों तक नहीं बचेगा। बस यहीं से शुरू हुआ मुगल इतिहास का सबसे खूनी उत्तराधिकार युद्ध। सबसे पहले बंगाल के सूबेदार शुजा ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया। गुजरात में मुराद ने भी ताज पहन लिया। दूसरी ओर दक्कन में बैठा औरंगजेब बहुत चालाकी से अपनी योजना बना रहा था। उसे पता था कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि राजनीति और धोखे से ही दिल्ली का तख्त जीता जा सकता है। अब चारों भाइयों में टकराव होना तय था। सबसे पहले हुआ बहादुरपुर का युद्ध। ये युद्ध 1658 में दारा शिकोह के बेटे सुलेमान शिकोह और शुजा के बीच लड़ा गया। शुजा बंगाल से सेना लेकर आगे बढ़ रहा था ताकि दिल्ली पर कब्जा कर सके, लेकिन बहादुरपुर नामक स्थान पर मुगल सेना ने उसका रास्ता रोक लिया। सुलेमान शिकोह ने शानदार युद्ध कौशल दिखाया और शुजा को बुरी तरह हरा दिया। शुजा वापस बंगाल भाग गया। इस जीत से दारा शिकोह को लगा कि अब उसका रास्ता साफ है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, औरंगजेब। अब आता है धर्मत का युद्ध। ये युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ। शाहजहां ने औरंगजेब को रोकने के लिए मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह को भेजा। धर्मत उज्जैन के पास दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। राजपूत सेना ने अत्यंत वीरता दिखाई। वे पारंपरिक युद्ध शैली में लड़े, जबकि औरंगजेब ने मॉडर्न युद्ध रणनीति अपनाई। उसने तोपों और बंदूकों का बहुत प्रभावी उपयोग किया। राजपूतों ने कई बार सीधा हमला किया, लेकिन तोपों की आग के सामने भारी नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार जसवंत सिंह हार गए और औरंगजेब के लिए उत्तर भारत का रास्ता खुल गया। अब वो युद्ध आया जिसने मुगल साम्राज्य की किस्मत बदल दी। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658। आगरा के पास सामूगढ़ का मैदान। एक ओर दारा शिकोह, शाहजहां का प्रिय पुत्र, दूसरी ओर औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना। दारा शिकोह भावुक था, लेकिन औरंगजेब धैर्यवान और चालाक। युद्ध शुरू हुआ और शुरुआत में दारा की सेना मजबूत दिखाई दी, लेकिन अचानक दारा अपने हाथी से उतर गया। उसकी सेना को लगा कि दारा मारा गया है। बस फिर क्या था, सेना में भगदड़ मच गई। औरंगजेब ने इसी मौके का फायदा उठाया और निर्णायक हमला कर दिया। दारा हार गया और भाग निकला। सामूगढ़ की जीत के बाद औरंगजेब ने आगरा पहुंचकर अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया। शाहजहां को आगरा के किले में बंद कर दिया गया, जहां से वो अपनी प्रिय मुमताज का ताजमहल दूर से देखा करता था। अब शुजा बचा था। इसके बाद हुआ खाजुआ का युद्ध 1659। ये युद्ध औरंगजेब और शुजा के बीच लड़ा गया। शुजा ने फिर से बंगाल से सेना इकट्ठी की थी, लेकिन इस बार औरंगजेब पूरी तैयारी के साथ आया। खाजुआ के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ। शुजा की सेना संख्या में बड़ी थी, लेकिन अनुशासन में कमजोर। औरंगजेब ने अपनी तोपों और कैवलरी का शानदार उपयोग किया। अंत में शुजा हार गया और अराकान की ओर भाग गया।
जहां बाद में उसकी मृत्यु हो गई। अब केवल दारा शिकोह बचा था। 1659 में हुआ देवराई या दौराई का युद्ध। ये युद्ध अजमेर के पास हुआ। दारा शिकोह ने अंतिम बार औरंगजेब को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी सेना कमजोर हो चुकी थी। कई सरदार भी उसका साथ छोड़ चुके थे। औरंगजेब ने दारा को पूरी तरह पराजित कर दिया। दारा भागता रहा, लेकिन अंततः पकड़ लिया गया। उसे दिल्ली लाया गया और काफिर घोषित करके उसकी हत्या कर दी गई। अब हिंदुस्तान का नया बादशाह बन चुका था, आलमगीर औरंगजेब। 1658 से 1707 तक लगभग 50 वर्षों तक उसने शासन किया। यह मुगल इतिहास का सबसे लंबा शासनकाल था। औरंगजेब का बचपन काफी हद तक नूरजहां के प्रभाव में बीता। वह बचपन से ही धार्मिक स्वभाव का था। वह सादा जीवन जीता था, कुरान की नकल अपने हाथों से लिखता था और टोपी सिलकर पैसे कमाता था। इसी कारण लोग उसे शाही दरवेश और जिंदा पीर कहने लगे। लेकिन उसका धार्मिक स्वभाव धीरे धीरे कठोरता में बदल गया। उसने दरबार में संगीत पर रोक लगा दी। हालांकि ये बेहद इंटरेस्टिंग बात है कि औरंगजेब खुद एक अच्छा वीणा वादक था। कहते हैं जब संगीतकारों ने विरोध किया तो उन्होंने संगीत का जनाजा निकालकर प्रदर्शन किया। औरंगजेब ने कहा, इसे इतनी गहराई में दफना दो कि इसकी आवाज फिर कभी बाहर ना आए। उसने पेंटिंग, डांस, एंटरटेनमेंट जैसी कई चीजों को भी सीमित कर दिया। ताजिया निकालने पर रोक लगाई गई। झरोखा दर्शन और तुलादान जैसी परंपराएं समाप्त कर दी गईं। नौरोज त्योहार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लागू कर दिया। ये कर गैर मुस्लिम जनता पर लगाया जाता था। अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने दोबारा शुरू किया। इस निर्णय से जनता में भारी असंतोष फैल गया। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना भी बंद कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि सिक्के अपवित्र स्थानों पर जा सकते हैं। अब बात करते हैं उसकी सैन्य अभियानों की। पूर्वी भारत में बंगाल का गवर्नर मीर जुमला बनाया गया। मीर जुमला ने असम में अहोम जाति के विरुद्ध अभियान चलाया। अहोम योद्धा गुरिल्ला युद्ध में बेहद कुशल थे। घने जंगल, बारिश और कठिन परिस्थितियों ने मुगल सेना को बहुत परेशान किया। हालांकि मीर जुमला ने कुछ सफलता हासिल की, लेकिन अभियान के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शाइस्ता खान बंगाल का गवर्नर बना। दक्कन में भी शाइस्ता खान को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन यहीं उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती हुई। 1663 में शिवाजी ने पुणे में शाइस्ता खान पर अचानक हमला कर दिया। रात के अंधेरे में मराठा सैनिक महल के अंदर घुस गए। अचानक हुए हमले में शाइस्ता खान की उंगलियां कट गईं और वो जान बचाकर भाग गया। ये घटना औरंगजेब की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा आघात थी। इसके बाद औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को दक्कन भेजा। जयसिंह एक कुशल राजपूत सेनापति था। उसने शिवाजी को घेर लिया और मजबूर होकर शिवाजी को संधि करनी पड़ी। 1665 में हुई पुरंदर की संधि। इस संधि के अनुसार शिवाजी ने अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए। शिवाजी को मुगल सेवा स्वीकार करनी पड़ी। उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार भेजा गया। साथ ही शिवाजी को बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सहायता करनी थी। लेकिन यह संधि ज्यादा समय तक नहीं चली। जल्द ही शिवाजी और औरंगजेब के संबंध फिर खराब हो गए। दोस्तों, औरंगजेब के समय कई विद्रोह हुए। बुंदेला विद्रोह में छत्रसाल बुंदेला ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने बुंदेलखंड में स्वतंत्र शक्ति स्थापित करने का प्रयास किया। ये विद्रोह मुगलों के लिए बड़ी चुनौती बन गया। इसके बाद हुआ सतनामी विद्रोह। 1672 में हरियाणा और मेवात क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ। सतनामी किसान और कारीगर वर्ग से जुड़े लोग थे। उनके प्रमुख नेता वीरभान थे। ये लोग सिर मुंडवाते थे, इसलिए इसे मुड़िया विद्रोह भी कहा जाता है। शुरुआत एक छोटे विवाद से हुई, लेकिन धीरे धीरे ये बड़ा विद्रोह बन गया। सतनामियों ने मुगल अधिकारियों को चुनौती दी। आखिरकार औरंगजेब ने बड़ी सेना भेजकर इस विद्रोह को कुचल दिया। इसी काल में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए आवाज उठाई थी। औरंगजेब के आदेश पर 1675 में दिल्ली में उनका बलिदान हुआ। ये घटना सिख इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। अब बात करते हैं निर्माण कार्यों की। औरंगाबाद में उसने अपनी पत्नी राबिया उद दुर्रानी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया। इसे दक्कन का ताजमहल कहा जाता है।
हालांकि ये ताजमहल जितना भव्य नहीं था, लेकिन इसकी आर्किटेक्चर काफी सुंदर मानी जाती है। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने करवाया। ये सफेद संगमरमर से बनी छोटी लेकिन बेहद सुंदर मस्जिद है। इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। लाहौर की बादशाही मस्जिद भी उसके काल की महान इमारतों में गिनी जाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक रही। लाल पत्थर और विशाल आंगन इसकी पहचान है। आज भी ये मुगल वास्तुकला का शानदार उदाहरण मानी जाती है। एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि औरंगजेब के समय सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे। लगभग 33% मनसबदार हिंदू थे। यानी राजनीतिक स्तर पर वो पूरी तरह केवल धार्मिक आधार पर शासन नहीं चला रहा था, बल्कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स भी करता था। लेकिन लगातार युद्धों, विशेषकर दक्कन अभियानों ने मुगल खजाने को कमजोर कर दिया। मराठों के विरुद्ध युद्ध वर्षों तक चलता रहा। औरंगजेब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी मैदान नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार 1707 में अहमदनगर के पास उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि मरने से पहले उसने कहा था, मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा, क्योंकि जिस साम्राज्य को उसने तलवार से बांधकर रखा था वो उसके जाते ही बिखरने लगा। आइए अब मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, इसको देखते हैं। औरंगजेब के बाद सबसे पहले सत्ता संभाली बहादुर शाह प्रथम ने। उसे शाही बेखबर भी कहा जाता है। वो समझ चुका था कि केवल तलवार से अब साम्राज्य नहीं चल सकता। इसलिए उसने राजपूतों से समझौते करने का प्रयास किया और क्षेत्रीय विद्रोहों को शांत करने की कोशिश की। लेकिन हालात बहुत बिगड़ चुके थे। जाट, सिख और मराठा लगातार मुगलों को चुनौती दे रहे थे। साम्राज्य अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा था। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हुई और फिर शुरू हुआ तख्त के लिए एक और खूनी संघर्ष। इस संघर्ष से उभर कर आया जहांदार शाह, लेकिन वो एक कमजोर और विलासी शासक साबित हुआ। उसके शासनकाल में दरबार षड्यंत्रों और आंतरिक संघर्षों का अड्डा बन गया। मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा तेजी से गिरने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे दिल्ली का सिंहासन अब किसी महान बादशाह का नहीं, बल्कि कठपुतलियों का हो गया हो। फिर आया फर्रुखसियर। उसके शासनकाल में शक्तिशाली सरदारों और दरबारी गुटों का प्रभाव बढ़ने लगा। सैयद बंधु, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है, अब बादशाह बनाने और हटाने लगे थे। यानी असली शक्ति अब बादशाह के हाथों से निकलकर दरबारियों के पास जा रही थी। केंद्रीय सत्ता कमजोर होती चली गई। इसके बाद सत्ता संभाली मोहम्मद शाह ने, जिसे रंगीला भी कहा जाता है। वो कला, संगीत और साहित्य का प्रेमी था। उसके दरबार में नृत्य, संगीत और कवियों को संरक्षण मिला। लेकिन दूसरी ओर साम्राज्य की सैन्य शक्ति लगातार कमजोर हो रही थी। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। 1739 फारस का शासक नादिर शाह भारत पर हमला करता है। करनाल के युद्ध में मुगल सेना बुरी तरह हार जाती है। नादिर शाह दिल्ली पहुंचता है और फिर होता है भयानक नरसंहार। दिल्ली की गलियां खून से भर जाती हैं। मुगलों का अपार खजाना लूट लिया जाता है। यहां तक कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन भी फारस ले जाया गया। ये घटना केवल एक लूट नहीं थी, ये दुनिया के सामने मुगल साम्राज्य की कमजोरी का खुला ऐलान था। इसके बाद अहमद शाह सत्ता में आया। उसका शासनकाल छोटा और संघर्षों से भरा हुआ था। मराठों की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी और मुगलों का नियंत्रण लगातार घटता जा रहा था। दिल्ली का बादशाह अब नाम का शासक रह गया था। फिर आया आलमगीर द्वितीय। उसने औरंगजेब की तरह शक्तिशाली बनने की कोशिश की, लेकिन उसके पास न सेना थी, न प्रशासनिक अनुभव और न ही मजबूत नेतृत्व। असल शक्ति अब सरदारों और बाहरी ताकतों के हाथों में जा चुकी थी। इसके बाद शाहजहां तृतीय को गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन उसका शासन भी अधिक समय तक नहीं चला। मराठा सरदार अब दिल्ली की राजनीति में खुलकर हस्तक्षेप करने लगे थे। मुगल सम्राटों को हटाना और बैठाना अब उनके लिए आसान हो चुका था। फिर आया शाह आलम द्वितीय। उसने मुगल सत्ता को दोबारा मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन इस समय तक भारत की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। मराठे उत्तर भारत में फैल चुके थे, अफगान आक्रमण लगातार हो रहे थे और सबसे बड़ा खतरा अब धीरे धीरे उभर रहा था,
अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल व्यापारी नहीं रही थी, वे भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी थी। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को हरा दिया। यहीं से भारत में अंग्रेजी सत्ता की असली शुरुआत हुई। धीरे धीरे मुगल बादशाह केवल दिल्ली के लाल किले तक सीमित रह गए। असल शक्ति अंग्रेजों के हाथों में चली गई। इसके बाद सत्ता में आया अकबर द्वितीय। वो प्रशासनिक सुधारों की कोशिश करता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। मुगल साम्राज्य केवल इतिहास की एक फेडिंग शैडो बनकर रह गया था। और फिर आता है मुगल साम्राज्य का अंतिम अध्याय, बहादुर शाह जफर। एक बूढ़ा शायर, एक कमजोर बादशाह, लेकिन 1857 की क्रांति का प्रतीक। 1857 में भारतीय सैनिकों और राजाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे मुगल साम्राज्य फिर से जीवित हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बेटों को मार दिया गया और फिर उस बूढ़े बादशाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया। जिस साम्राज्य ने बाबर से शुरुआत की थी, जो अकबर के समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत बना, जो शाहजहां के समय वैभव की ऊंचाइयों पर पहुंचा, वो साम्राज्य अब समाप्त हो चुका था। आइए अब मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को पढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य, जब हम इसका नाम सुनते हैं तो हमारे सामने ताजमहल, लाल किला, विशाल सेनाएं और भव्य दरबार की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना विशाल साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? कैसे दिल्ली में बैठा एक बादशाह पूरे हिंदुस्तान पर शासन करता था? कैसे लाखों सैनिकों, किसानों, व्यापारियों और अधिकारियों को एक व्यवस्था में बांधकर रखा गया? दरअसल मुगल साम्राज्य केवल तलवार की ताकत पर नहीं टिका था। उसके पीछे एक विशाल प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था काम करती थी, जिसने सदियों तक इस साम्राज्य को स्थिर बनाए रखा। मुगल प्रशासन का केंद्र था बादशाह। बादशाह केवल शासक नहीं माना जाता था, बल्कि उसे जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया समझा जाता था। उसके आदेश ही कानून होते थे। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य अकेले चलाना संभव नहीं था, इसलिए बादशाह की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। सबसे महत्वपूर्ण पद था वजीर। वजीर साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था और प्रशासन तथा वित्त दोनों संभालता था। उसके बाद आता था दीवान। ये राजस्व और खजाने का प्रमुख अधिकारी था। साम्राज्य की सारी आय व्यय का हिसाब उसी के हाथ में रहता था। फिर था मीर बख्शी। ये सेना का प्रमुख अधिकारी था। सैनिकों की भर्ती, वेतन और सैन्य व्यवस्था उसी के अधीन रहती थी। धार्मिक मामलों की देखरेख करता था सद्र उस सुदूर, और शाही कारखानों तथा शाही वस्तुओं का प्रबंधन करता था मीर सामान। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य केवल दिल्ली से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, इसलिए मुगलों ने पूरे साम्राज्य को कई प्रांतों यानी सूबों में बांट दिया। हर सूबे का प्रमुख होता था सूबेदार। वो प्रांत का प्रशासन, कानून व्यवस्था और सैन्य शक्ति संभालता था। सूबों के नीचे सरकार यानी जिले होते थे और जिलों के नीचे परगने तथा गांव। यानी मुगल प्रशासन पूरी तरह संगठित और लेयर्ड सिस्टम पर आधारित था। प्रांतीय प्रशासन में सूबेदार के साथ दीवान भी नियुक्त होता था ताकि शक्ति संतुलित रहे। एक अधिकारी प्रशासन देखता था तो दूसरा वित्त। यही मुगल प्रशासन की सबसे बड़ी खासियत थी। जिलों में फौजदार कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। अमल गुजार राजस्व वसूली करते थे। गांवों में मुकद्दम और पटवारी प्रशासन की रीढ़ माने जाते थे। पटवारी गांव की जमीन और फसलों का रिकॉर्ड रखता था। यानी मुगल प्रशासन गांव स्तर तक संगठित था। अब सवाल उठता है, इतनी बड़े साम्राज्य का खर्च चलता कैसे था? इसका सबसे बड़ा आधार था भूमि राजस्व। मुगल अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित थी। भारत की अधिकांश जनता खेती करती थी और राज्य की सबसे बड़ी आय किसानों से आने वाला कर था। मुगलों के समय कई प्रकार की फसलें उगाई जाती थीं। गेहूं, चावल, जौ, बाजरा जैसी खाद्य फसलें, तो कपास, नील और गन्ना जैसी व्यापारिक फसलें भी। अकबर के समय राजा टोडरमल ने राजस्व व्यवस्था में बड़े सुधार किए। भूमि की माप कराई गई और उपज के आधार पर कर तय किया गया।
इसे जब्त व्यवस्था कहा गया। इसके अलावा जागीरदारी और जमींदारी व्यवस्था भी मुगल प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। जागीरदारों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, जिससे वे राजस्व वसूलते थे, लेकिन ये भूमि उनकी निजी संपत्ति नहीं होती थी। बादशाह कभी भी जागीर बदल सकता था। वहीं जमींदार स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली लोग होते थे, जो किसानों से कर वसूल कर राज्य तक पहुंचाते थे। अब बात करते हैं मनसबदारी व्यवस्था की। ये मुगल प्रशासन और सेना दोनों की रीढ़ थी। मनसब का अर्थ होता है पद या रैंक। हर अधिकारी को एक मनसब दिया जाता था। उसके अनुसार उसकी प्रतिष्ठा, वेतन और सैनिकों की संख्या तय होती थी। मनसबदारों के पास 2 रैंक होते थे, जात और सवार। जात उसकी व्यक्तिगत स्थिति बताता था, जबकि सवार बताता था कि उसके अधीन कितने घुड़सवार सैनिक हैं। ये व्यवस्था मुगल सेना को संगठित और नियंत्रित रखने में बहुत उपयोगी साबित हुई। अब अगर मुगल समाज की बात करें तो वो एक मिश्रित समाज था। समाज धर्म, जाति और पेशे के आधार पर बटा हुआ था। ऊपरी वर्ग में अमीर, उमरा, धार्मिक विद्वान और बड़े व्यापारी आते थे, जबकि किसान, कारीगर और मजदूर समाज का बड़ा हिस्सा थे। शहरों में व्यापारी वर्ग तेजी से विकसित हो रहा था। दिल्ली, आगरा, लाहौर और अहमदाबाद जैसे शहर व्यापार और उद्योग के बड़े केंद्र बन चुके थे। मुगल काल में हस्तशिल्प उद्योग भी काफी विकसित था। रेशमी वस्त्र, कालीन, कागज, धातुकला, आभूषण और जहाज निर्माण तक किया जाता था। शाही कारखानों में बड़ी मात्रा में वस्तुएं तैयार होती थीं। व्यापार के विकास में सड़क और सरायों की भी बड़ी भूमिका थी। मुगलों ने लंबी सड़कों और यात्रियों के लिए सरायों का निर्माण कराया। इससे व्यापारी पूरे साम्राज्य में आसानी से यात्रा कर पाते थे। विदेशी व्यापार भी तेजी से बढ़ा। भारत से कपास, मसाले, नील और रेशमी वस्त्र विदेश भेजे जाते थे। यूरोपीय कंपनियां भी भारतीय व्यापार से आकर्षित होकर भारत आने लगीं। लेकिन मुगल समाज पूरी तरह समान नहीं था। महिलाओं की स्थिति सीमित थी। पर्दा प्रथा प्रचलित थी। हालांकि शाही महिलाओं का प्रभाव राजनीति में भी दिखाई देता था। नूरजहां इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धार्मिक दृष्टि से भी मुगल काल काफी महत्वपूर्ण रहा। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने जजिया कर समाप्त किया और दीने इलाही जैसी नई विचारधारा प्रस्तुत की। लेकिन बाद में औरंगजेब ने अधिक कट्टर धार्मिक नीति अपनाई। उसने जजिया फिर से लागू किया और कई धार्मिक प्रतिबंध लगाए। यहीं से साम्राज्य के भीतर असंतोष बढ़ने लगा। मुगल काल में भक्ति और सूफी आंदोलन ने भी समाज को गहराई से प्रभावित किया। कबीर, गुरु नानक, मीराबाई और सूफी संतों ने प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। धीरे धीरे यही समाज, यही प्रशासन और यही आर्थिक व्यवस्था मुगल साम्राज्य की ताकत भी बनी और कमजोरी भी। जब प्रशासन मजबूत था, तब साम्राज्य दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत बना। लेकिन जैसे जैसे भ्रष्टाचार बढ़ा, जागीरदारी व्यवस्था कमजोर हुई, सेना बिखरने लगी और प्रांत स्वतंत्र होने लगे, वैसे वैसे मुगल साम्राज्य अंदर से टूटता चला गया। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट मुगल काल। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी लिख दो। हाई पॉइंट देना ना भूलें। धन्यवाद।